हेलो हेलो हेलो। कैसे हो सभी के सभी? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? क्या मेरी आवाज आ रही है? एक बार बता दो, क्या आपको मैं सुंदर तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रहा हूं क्या? नोटिफिकेशन जल्दी भेजा करो यार, एक बार चैट के अंदर पीके गैंग ओपी हो जाए, है ना? पीके चलो भाई, पीके गैंग, क्या बात है। आज तो चैट के अंदर पीके गैंग चल रहा है। ओए होए, क्या बात है रे। वॉइस बढ़िया है क्या? एकदम सुंदर सुशील आवाज आ रही है मेरी। क्या बात है। वाह जी वाह। नवी क्लास के छात्रों और छात्राओं, क्या बोलते हैं लड़कियों को, क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, पता नहीं। हाँ, हिंदी मेरी थोड़ी वीक है बेटा। तो मतलब कैसे हाल है आप सभी के? सबसे पहले तो मुझे वो बता दो, है ना? हाउ आर यू ऑल? क्या चल रहा है जीवन के अंदर? सब बेहतरीन चल रहा है क्या यार? है कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? कुछ समस्या तो नहीं आ रही? कुछ दुविधाएं तो नहीं आ रही है स्कूल के अंदर? ऐसा तो नहीं है स्कूल के अंदर टीचर तुम्हें क्लास से बाहर निकाल के क्लास से बाहर निकाल दे रहे हैं, है ना? मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया था अभी कुछ दिन पहले। उसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग। उसकी कहानी ये थी कि भाई भैया एक ना प्रॉब्लम है। मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम? तो बोलता भैया प्रॉब्लम ये है कि मैं जो हूं, मैं आपसे पढ़ता हूं साइंस। मैंने कहा बिल्कुल साइंस पढ़ता है, यानी नेक्स्ट टॉपर से पढ़ता हूं। अब प्रॉब्लम ये है ना भैया कि स्कूल के अंदर जब मेरे टीचर्स मुझे क्वेश्चन कराते हैं ना, तो वो क्वेश्चन तो आप पहले ही हमें लेक्चर के अंदर करा चुके होते, तो मैं आंसर यूं बता देता हूं। टीचर फिर हैरान हो जाते हैं, और टीचर फिर मुझे क्या करते हैं, मुझे डांटने लगते हैं, है ना? और फिर मेरी गलतियां निकालने लगते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, है ऐसा भी चलता रहता है। जो ज्यादा पढ़ने में इंटेलिजेंट होता है ना, उनके साथ अलग दिक्कत है। क्या होता है ना, स्कूल में टीचर्स भी कभी कभार बोल देते हैं, जो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ना उनसे ज्यादा सवाल पूछते हैं, है ना? ऐसा ऐसा भी होता है स्कूल्स के अंदर। बट ठीक है भाई, अच्छी बात है तुम पढ़ रहे हो, है ना? ठीक है। चलो, ठीक है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अच्छी बात है यार। ये तो और अच्छे मार्क्स लेते आओ, और नंबर लेकर आओ। सबका भला करो, नाम रोशन करो, है ना? चलिए आगे बढ़ा जाए। टिश्यू नहीं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से, है ना? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को पहले कर रहे हैं, फिर अगला चैप्टर अपन टिश्यूज को उठा लेंगे। अभी ये चैप्टर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि पिछला चैप्टर जो है वो भी मतलब पिछला हमने एक मैटर अराउंड इज प्योर का पढ़ा, बट उससे पहले हमने मोशन पढ़ा। यहां पर मोशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो मोशन मुझे मालूम है, अगर मैं एक दो वीक बाद कराता है चैप्टर, तो तुम बोलते भैया मोशन तो हमें याद ही नहीं है, हम तो रिवाइज ही नहीं करे। तो इस वजह से चैप्टर अभी कराना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहां पर यूज हो रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम बहुत सारी चीजें करेंगे, बट पीके हिट्स को देख लिया जाए, है ना? पीके हिट्स देख लेते हैं। अच्छा, एनवाईक्यू जो है इस चैप्टर के ऑलरेडी अपलोडेड है, आज से ही करना स्टार्ट कर देना। ठीक है बेटा, आज से ही करना स्टार्ट कर देना। देखो पीके हिट्स क्या है? पीके हिट्स है सेकंड लॉ, जो आपका सेकंड लॉ है, आज बता दूंगा क्या होता है सेकंड लॉ, और क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये जो टॉपिक है, ये वैसे तो सिलेबस से डिलीटेड है, सुनना बेटा, सिलेबस से डिलीटेड है ना? एनसीईआरटी से डिलीटेड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बट फिर भी किसी किसी स्कूल में अगर ये कराया जा रहा है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसके अंदर न्यूमेरिकल आते हैं। तुम मुझे बताओ, तुम्हारे स्कूल के अंदर नहीं कराया जा रहा है या कराया जा रहा है? एक बार बताओगे मुझे, तुम्हारे स्कूल के अंदर कराया जा रहा है या नहीं कराया जा रहा है? एक मिनट जरा जल्दी बताओ, तुम्हारे स्कूल के अंदर कराया जा रहा है या नहीं कराया जा रहा? चलिए, बहुत बढ़िया। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। डिलीटेड 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 डिलीटेड, चलो बहुत बढ़िया, है ना? तो ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि वैसे डिलीटेड है ना? और एप्लीकेशन ऑफ लॉस तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी बेस्ड सवाल यहां से बार बार पूछे जाते हैं, है ना? मेरे साथ बहुत सारे बच्चों के से डिलीटेड ऑलरेडी हो चुका है ना? चलिए बहुत बढ़िया, है ना? बाकी अगर नहीं है तो इसकी थ्योरी तो मैं आपको करा ही दूंगा, और मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। आ जाइए, स्टार्ट करा जाए कि भैया ये फोर्स ये क्या होता है। मैंने तुमसे बोला कि तुम्हें मोशन समझ में आया क्या? मोशन तो पढ़ लिया भैया। मोशन क्या होता है? कोई चीज रेस्ट पे होती है, कोई चीज मूव कर रही होती है, जो मूव कर रही होती है मोशन में होती है, ये तो हमें पता है। बट भैया फोर्स क्या होती है? फोर्स होती है जब सुबह सुबह हमारी मम्मी हमें जगाती हैं, तो हमारा उठने का बिल्कुल मन नहीं होता, बट हमें उठना पड़ता है फोर्सफुली,
है ना, मम्मी की फोर्स की वजह से, मम्मी ने थप्पड़ मारा और तुम उठ गए, यानी एक फोर्स लगी जिसकी वजह से तुम उठे, और यही कहलाती है मेरी फोर्स। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या है? फोर्स इज अ पुश और पुल एक्टिंग अपॉन ऑब्जेक्ट कॉजिंग टू अंडरगो अ चेंज इन अ स्पीड, डायरेक्शन और शेप। देखना बेटा, देखो फोर्स को हम डिफाइन किस कर रहे हैं? फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है, क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या थी, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज थी ना, डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, वैसे फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये क्या बताती है? किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो हम पुश करें, पुश यानी धक्का देना, है ना, पुल यानी खींचना। मॉल के अंदर जाते हैं ना, मॉल के अंदर तो डोर पे लिखा होता है पुश पुल, आधे से ज्यादा लोग तो कंफ्यूज रहते हैं, उनमें से एक मैं भी हूं, है ना, समझ ही नहीं आता कि भाई पुश करना है पुल करना है, बड़ा कंफ्यूजिंग। बट हाँ, तो पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो, या फिर मान लो मैं सीधा जा रहा हूं, मुझे किसी ने धक्का दिया और मेरी डायरेक्शन बदल गई, तो मेरे पे किसी ने फोर्स लगाई होगी, या फिर एक बॉल थी मेरे हाथ में, उसकी मैंने शेप को बदल दिया। तो शेप चेंज भी किसकी वजह से होती है? फोर्स की वजह से। तो फोर्स जो है वो क्या करती है? फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि या तो पुश करवा रही है, पुल करा रही है, डायरेक्शन बदल रही है, या फिर बोलो क्या, या फिर शेप और साइज बदल रही है। ठीक है, और आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, पिछले चैप्टर के अंदर आपको बताया ही था, है ना। अब फोर्स जो होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट होता है न्यूटन। न्यूटन बाबा, न्यूटन बाबा वापस से आ गए हैं, है ना। न्यूटन बाबा के सिर पे अगर सेब की जगह बेटा, न्यूटन बाबा के सिर पे अगर सेब की जगह एक बड़ी सी बोतल गिरी होती तो क्या आज हमें पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे होते, बट ठीक है। न्यूटन बाबा जो है वो बड़े जरूरी है, इसलिए उनका जो हमने क्या करा, हमने एसआई यूनिट ही न्यूटन दे दिया। क्या ये बात सबको क्लियर है? एक बार जल्दी से बता दो। ये डेफिनेशन तो मेरे हिसाब से सबको आती होगी क्योंकि ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है और हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया बता दिया हो, है ना। बताइए, ऑल गुड, सही सही, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सब सही लिख रहे हैं, क्या बात है। अबे हंसो मत तुम यार, हंस क्या रहे हो? अच्छा, न्यूटन वाली बात पे हंस रहे हैं, मूर्खो आ जाओ। देखो, अच्छा एक और यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं डाइन। क्या बोलते हैं हम? डाइन। फोर्स का एक और यूनिट होता है, और 1 डाइन इज इक्वल्स टू 10⁵ न्यूटन। ये भी यहां पर नोट कर लेना, है ना। फोर्स कभी कभार डाइन में भी आती है, तो डाइन जो होती है वो कितनी होती है? वो होती है 1 × 10⁵ है ना, मतलब 10⁵ इतने ज्यादा न्यूटन के बराबर होती है एक डाइन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो ये हो गया आपका फोर्स क्या होती है। अब भैया फोर्स के काम क्या होते हैं, फोर्स के कारनामे क्या होते हैं? तो बेसिकली फोर्स के ना 3 या 4 कारनामे होते हैं। पहली चीज, अगर मैं रेस्ट पे हूं, अगर मैं रुका हुआ हूं, मैं यहां पर हूं, मैं खड़ा हुआ हूं, पीछे से कोई आया भागता भागता मुझे ठक से धक्का दे गया, तो मेरी स्टेट को बदल दिया, पहले मैं रेस्ट में था अब मैं मोशन में आ गया। तो फोर्स क्या कर सकती है? रेस्ट से मोशन में ला सकती है। अब मैं भाग रहा था भाग रहा था भाग रहा था, किसी ने सामने से आके मुझे रोक दिया, मेरे पे फोर्स लगाई, तो यानी मोशन से रेस्ट पे भी ला सकती है। तो पहला काम तो फोर्स का बड़ा सिंपल है, या तो वो क्या करेगी कि या तो वो मोशन की स्टेट को बदल देगी, यानी या तो रेस्ट को मोशन में ला देगी, ठीक है, और या तो मोशन को क्या करेगी? रेस्ट में ले आएगी, है ना। बहुत बढ़िया भैया। और ये जो सवाल है ना बेटा, ये पूछा जाता है व्हाट आर दी 3 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। सुन लो ध्यान से। पहला तो सिंपल है कि या तो रेस्ट को मोशन में लाएगी, मोशन को क्या करेगी? रेस्ट पे लाएगी। उसके अलावा अगला क्या है? स्पीड को इंक्रीज कर सकती है, स्पीड को डिक्रीज कर सकती है। मैं धीरे धीरे चल रहा था, आराम से अपनी जिंदगी में खुश खुश था, मैं धीरे धीरे चल रहा था, पीछे किसी ने फोर्स लगा दी, तो अब मुझे तेज तेज चलना पड़ रहा है। समझ पाए बात को? समझ पाए बेटा बात को कि मुझे अब तेज तेज चलना पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि हाँ जी, बहुत बढ़िया, फोर्स लगा दिया। सिमिलरली अगर मैं तेज जा रहा हूं, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगी, तो मेरी स्पीड धीरे हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम भी क्या है? वो है आपका फोर्स का, है ना। तो ये इसका सेकंड पॉइंट हो गया, क्या? स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज। थर्ड पॉइंट देखना, चेंज दी डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर मैं इधर जा रहा हूं और फोर्स लगी ऐसे, तो मैं ऐसे मुड़ जाऊंगा, है ना। फोर्स लगी ऐसे तो मैं ऐसे मुड़ जाऊंगा, फोर्स लगी ऐसे तो मैं ऐसे मुड़ जाऊंगा, आया ना। डायरेक्शन बदल सकता है। अगला, चेंज दी शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो मैं आपको बता ही चुका हूं, बड़ा सिंपल है ना। डन। ये 4 केस समझ आ गए क्या? क्या ये 4 केस हमको समझ आए क्या? जल्दी बताएं। शादी ओपी, किसकी शादी कर रहे हो?
जी की शादी कर रहे हो? बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। तो आगे बढ़ा जाए, आगे क्या पढ़ा जाए? दो प्रकार की फोर्सेस, एक है बैलेंस्ड और एक है अनबैलेंस्ड। अब बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड ये क्या नई दुविधा है यार, थोड़ा आसान भाषा में समझा जाए, अपनी अपनी लैंग्वेज अपनी आसान भाषा है। तो देखो बैलेंस्ड फोर्सेस वो होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अपन आसान एग्जाम्पल लेते हैं, लाया जाए अपनी लेजेंड ऑल्टो को। अल्टो जी आ जाओ, अल्टो दी लेजेंड, लेजेंड, ठीक है। तो अल्टो मेरी लेजेंड है, ठीक है। अगर मैं अल्टो पे यहां से 10 न्यूटन की फोर्स लगाऊं और यहां से भी 10 न्यूटन की फोर्स लगाऊं, तो दोनों डायरेक्शन में बेटा सेम फोर्सेस हैं। अब इस पूरे सिस्टम को मैं क्या बोलूंगा? इस सिस्टम को मैं बोलूंगा कि दीज आर बैलेंस्ड फोर्सेस। क्यों? क्योंकि जितनी फोर्स यहां से उतनी फोर्स यहां से। बैलेंस फोर्सेस के अंदर दोनों तरफ से सेम फोर्स लगे तो बोल देना बैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड का एग्जांपल लेते हैं। मान लो लेजेंड ऑल्टो के अंदर अब यहां से तो लग रही है 20 न्यूटन और यहां से लग रही है 10 न्यूटन। तो अब क्या हो गया? अब हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स, जहां पर दोनों डायरेक्शन में फोर्सेस का जो नंबर है वो बराबर नहीं है। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया, यही भी समझ आ गया यार भैया, है बड़ी सिंपल है, हम तो वैसे ही डरा करते थे। मैंने बोला उतना सिंपल भी नहीं है। अब एक और कॉन्सेप्ट है जो कि तेरे पेपर में पूछा जाएगा और तू कंफ्यूज होगा, तो सुन ले अभी, देख। अरे फोकस लगा ले, हैं मजी मस्ताक करते रहते हो तुम। एक तो मुझे समझ नहीं आता, एक दो बच्चे हैं जिनका पढ़ने का कभी मूड ही नहीं होता। वो सोचते हैं भैया आज तो क्लास छोटी कर दो, आज तो मत पढ़ाओ, आज तो ये मत करो, पेपर आ गए नजदीक। ठीक है, सुनो, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? इमेजिन करो मेरी अल्टो दी लेजेंड, कौन? मेरी अल्टो दी लेजेंड भाग रही है 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और अगर किसी ने अब पूछा कि भैया ऑल्टो तो चल ही नहीं सकती, मेरी है लेजेंड ऑल्टो, वो चल सकती है बेटा, वो भाग सकती है। जेट, जेट जो होता है ना फ्लाइंग जेट, उससे ज्यादा भी स्पीड से वो भागती है, ठीक है। तो वो भाग रही थी और जो उसकी स्पीड थी ना बेटा, वो कांस्टेंट थी, यानी उसकी स्पीड क्या थी? कांस्टेंट थी। तो अब मुझे बताओ, क्या वो बैलेंस्ड फोर्सेस के अंदर है या फिर वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस के अंदर है? जल्दी बताएं, फटाफट बताओ। क्या लगता है? हंस रहे हो तुम मेरी अल्टो पे? अरे भाई चलती है यार, तुम मजाक, तुम मिलो कभी, मजाक लग रहा है तुमको आज मेरी बातें। हाँ बैलेंस। देखो, अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जब कांस्टेंट स्पीड है तो चीज ना अनबैलेंस में होनी चाहिए, क्योंकि भैया हमने तो पढ़ा था बैलेंस के अंदर क्या होता है? दोनों डायरेक्शन से सेम फोर्स, दोनों डायरेक्शन से अगर सेम फोर्स होगी तो रेस्ट पे रहनी चाहिए। हाँ है ना? हाँ है ना? बट बैलेंस फोर्सेस की एक और डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है? अगर कोई भी बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, सेम स्पीड पे चल रही है, तो हम फिर भी बोलेंगे कि वो बैलेंस फोर्सेस के अंदर है। यानी बैलेंस फोर्सेस की है दो कंडीशन, या तो दोनों डायरेक्शन में सेम फोर्स हो, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है कि आपकी जो स्पीड या वेलोसिटी हो वो कांस्टेंट हो। तो दो चीजें याद रखना बैलेंस फोर्सेस का, या तो दोनों डायरेक्शन में सेम फोर्स, या तो स्पीड आपकी कांस्टेंट है। ठीक है ना? और अनबैलेंस का क्या है? अनबैलेंस का तो सिंपल सा है कि दोनों डायरेक्शन में अलग अलग फोर्सेस और स्पीड आपकी कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मेरा एक सवाल है, अगर मेरी स्पीड कांस्टेंट है तो मेरा एक्सेलरेशन कितना होगा? बताओ, बोलो भाई। हैं बोलते क्यों नहीं? हैं बोलते क्यों नहीं भाई? क्या हो गया? जुबान काहे कांप रही है तुम्हारी? बोल क्यों नहीं पा रहे हो? भैया की ड्राइंग क्या ड्रॉ कर दिया मैंने? जीरो, बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन होगी हमारी जीरो, एंड दैट इज वेरी नॉर्मल कि हमें पता भी है कि एक्सेलरेशन विल बी जीरो, बिकॉज इफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी आर बराबर, आर इक्वल, अगर वो दोनों ही बराबर हैं तो एक्सेलरेशन तो जीरो होना ही है। तो याद रखना, बैलेंस फोर्सेस के केस में एक्सेलरेशन इज ऑलवेज जीरो, जबकि अनबैलेंस के केस में एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्या बात है, चमक गया, बहुत बढ़िया। चलो आओ डिफरेंस देख लेते हैं।
डिफरेंस क्या है? देखो, बैलेंस फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, फोर्सेस आर ऑफ सेम स्ट्रेंथ। अगला क्या है? अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड, बता ही दिया है। अगला देखना, अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी याद रखना बैलेंस फोर्सेस जब कहलाती हैं जब दोनों फोर्सेस अपोजिट होनी चाहिए, कि एक यहां लग रही है तो दूसरी यहां लग रही है। जबकि अनबैलेंस फोर्सेस के अंदर जरूरी नहीं है कि अपोजिट डायरेक्शन में हो, ऐसा भी तो हो सकता है एक यहां लग रही है दूसरी भी इसी डायरेक्शन में लग रही है, वो भी अनबैलेंस कहलाएगा। इसका तीसरा डिफरेंस भी कर लेना, बैलेंस फोर्सेस के अंदर एक्सेलरेशन इज ऑलवेज जीरो, बट इन अनबैलेंस्ड एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। सिंपल सिंपल सटीक, समझ आया क्या? बताएं चैट के अंदर। कुछ डाउट मन में, कुछ सवाल, कुछ चिंताएं? शोभित निर्वाण, शोभित भैया चैट में क्या कर रहे हैं? शोभित निर्वाण, शोभित भैया तुम क्या कर रहे हो साइंस क्लास में? ट्यूशन दे दूं, पढ़ा दूं? वाह जी वाह, चमक गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, क्या क्या बोल रही पब्लिक? चलो बहुत सही बहुत सही, आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। अब ये हो गया आपका बैलेंस अनबैलेंस का कुछ ना। अब क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस हैं अबाउट रिजल्टेंट फोर्स। देखना रिजल्टेंट फोर्स क्या कहती है। मान लो ये गेम आपने खेला होगा, इसको टग ऑफ वॉर बोलते हैं। ये गेम किस किसने खेला है बेटा? टग ऑफ वॉर का खेला है सबने। टग ऑफ वॉर के अंदर क्या होता है? हमें रस्सियों को खींचना होता है इधर से उधर। मान लो यहां पर ये जो दोस्त फोर्स लगा रहा है ना, ये लगा रहा है 20 न्यूटन की, और ये जो है मिंटू लाल ये लगा रहा है 40 न्यूटन की, है ना। और ये जो है रोहित, ये लगा रहा है 50 न्यूटन की फोर्स। तो तुम्हें बताना है कि रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में होगी और कितनी होगी। कैसे निकालोगे? रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में होगी और कितनी होगी, कैसे निकालोगे बेटा? सिंपल सी बात है भैया, रिजल्टेंट फोर्स होती है क्या? दोनों फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी ओवरऑल फोर्स इस डायरेक्शन में कितनी है? 40 + 20 दैट इज 60 न्यूटन, और ओवरऑल फोर्स उस डायरेक्शन में कितनी है? 50 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स होगी 60 - 50 = 10 न्यूटन। किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। बहुत बढ़िया। लेफ्ट साइड में होगी, इस डायरेक्शन में। देखो इस डायरेक्शन में आपके लिए होगी, आपके लिए लेफ्ट साइड है, आपके लिए लेफ्ट साइड है, और 10 न्यूटन होगी। तो ऐसे रिजल्टेंट पे सवाल बहुत बार आ जाते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, सिंपल सिंपल से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि एक सवाल ये रहा, बताओ इस केस के अंदर रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी, किस डायरेक्शन में होगी? बताओ कितनी होगी और किस डायरेक्शन में होगी? ऑब्वियस सी बात है भैया, 30 इधर 10 इधर, तो 30 - 10 = 20 न्यूटन। अच्छा एक और केस देखते हैं, इसके अंदर कितनी होगी रिजल्टेंट फोर्स? इसमें देखो दोनों फोर्सेस की सेम डायरेक्शन है, सेम। और जब दोनों फोर्सेस की सेम डायरेक्शन है तो हम क्या करते हैं? ऐड करेंगे। बहुत बढ़िया, ऐड कर दो, ऐड कर दो। 60 + 30 = 90 न्यूटन। आंसर कितना आ जाएगा? 90 न्यूटन। डन, समझ आया? आगे समझ में? बहुत बढ़िया। जब दोनों की डायरेक्शन बेटा सेम होंगी ना, तो दोनों को ऐड करना होता है, ना कि सब्ट्रैक्ट करना होता है। समझो इस बात को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब बढ़ते हैं, कुछ साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं कि साइंटिस्ट ने कैसे फोर्स एंड लॉ मोशन के बारे में बहुत सारी खोजबीन करी। तो पहले साइंटिस्ट आते हैं अपने एरिस्टॉल। कौन आते हैं बेटा? एरिस्टॉल। और एरिस्टॉल जी थे ना, वो क्या बोलते हैं? एरिस्टॉल जी ये बोलते हैं कि देखो यार, मेरा तो एक मानना है कि जितने भी ऑब्जेक्ट है ना, उनकी जो मेन स्टेट है ना, वो है स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी फॉर एग्जांपल, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे हम भी हो, हम जब रेस्ट पे होते हैं, हम बेड पे लेटे होते हैं, तो हमारा मन नहीं करता उठने का। एरिस्टॉल जी ने बोला कि इस दुनिया के अंदर हर एक पार्टिकल की मेन स्टेट है रेस्ट। अगर वो रेस्ट में होगा तो वो चाहेगा कि मैं रेस्ट में रहूं। जैसे सुबह सुबह तुम लेटे हुए हो, मन नहीं करता उठने का, तुम्हारा कहा यार कौन उठेगा, यानी तुम रेस्ट में हो तो तुम्हारा मन रेस्ट में रहने का करेगा। ऐसा ही एरिस्टॉल जी ने कहा, अगर एक बॉल रेस्ट पे है ना, तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगी, उसको मन नहीं है मूव करने का, ठीक है। ये एरिस्टॉल जी ने बोला। अब एक स्मार्ट बंदा आया गैलीलियो। गैलीलियो जी ने क्या करा? उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिया, है ना। उन्होंने बोला हाँ मैं हूं ना, मैं एक्सपेरिमेंट कर दूंगा, मैं एक्सपेरिमेंट बहुत तगड़े तगड़े कर दूंगा। तो उन्होंने करा एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या बोला कि ले रे,
क्या बोला? किसको? एरिस्टॉल को। ले रे, तेरी थ्योरी गलत करके दिखाऊंगा मैं, देख बेटा कैसे। उसने एक बॉल को ऊपर से छोड़ दिया, और जैसी बॉल को ऊपर से छोड़ा, बॉल तो रेस्ट पे थी, बट बॉल अब ऑटोमेटिकली मूव करने लग गई और उसकी स्पीड भी इंक्रीज हो गई। तो उसने एरिस्टॉल से बोला, तूने तो बोला था अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहनी चाहिए, मैंने तो इसको रेस्ट पे छोड़ा, बट अब तो ये मोशन में हो गई, कुछ तो गलत बात है। सिमिलरली इसने क्या करा, एक बॉल को ऊपर फेंका और उसने एक स्पीड से फेंका, स्पीड से फेंका, बट थोड़ी देर बाद बॉल ऊपर जाके रुक गई, है ना। और उसने क्या करा, एक बॉल को एक प्लेन सरफेस पे मूव करने दिया, तो बॉल बहुत दूर तक मूवी होती गई, मूवी होती गई, मूवी होती गई, मूवी होती गई, है ना। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट से गैलीलियो ने एक कंक्लूजन निकाला। फाइनल कंक्लूजन क्या निकाला वो देखना। उन्होंने बोला कि यहां पर रेस्ट की बात नहीं है केवल, पहले सुनो उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला। कंक्लूजन ये निकाला, ऑब्जेक्ट रेजिस्ट चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यानी उन्होंने बस एक लाइन ऐड कर दी, क्या? उन्होंने बोला यार एरिस्टॉल तेरी एक बात गलत है, मैं क्या बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्ट रेजिस्ट चेंज इन रेस्ट और मोशन। अगर मैं रेस्ट में हूं तो मैं रेस्ट में रहना चाहूंगा, अगर मैं मोशन में हूं तो मैं मोशन में रहना चाहूंगा। अब मेरा मन नहीं है कि मैं वापस से रेस्ट में आ जाऊं। और यही होता है क्या, यही है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, कि भाई अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो बोलेगा मुझे रेस्ट में रहना है, अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में वो बोलेगा मुझे तो भैया मोशन में ही रहना है। और यही आपका कहलाता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? एक ऐसी प्रॉपर्टी, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि ये बोलती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, वो चाहेगा अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहे, वो अपनी स्टेट को बदलना नहीं चाहेगा, है ना। अगर मैं बेड पे पड़ा हुआ हूं, मैं रेस्ट में हूं, मैं नींद में हूं, अब मैं उठना नहीं चाहूंगा, बट अगर मैं उठ गया, मैं चल रहा हूं चल रहा हूं चल रहा हूं चल रहा हूं चल रहा हूं, अब मुझे, मैं रेस्ट में नहीं बैठना, मुझे अब मैं चलता ही रहूंगा, है ना। बट भैया हमें तो थकान हो जाती है, भैया हमें तो सोने का मन करता है, भैया ठंड का मौसम है ना। एक तो आजकल ठंड का मौसम है, आधे से ज्यादा बच्चे क्या कर रहे हैं मैं तुम्हें बताता हूं, प्लान बनाते हैं। रात को बैठ के एक प्लान बनाया कि अब ना मुझे पढ़ना पड़ेगा, कल एग्जाम है, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो कर लूंगा। बेड पे बैठ गए, कंबल रजाई ऊपर डाल ली, है ना, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद नींद आने लगी, नींद आने लगी, नींद आने लगी, नींद आने लगी, कॉपी किताब बंद करी, सो गए। करते हो ना ऐसा? तो भाई ठंड में ऐसा मत क्या करो, इसलिए बोलता हूं टेबल कुर्सी पे पढ़ा करो। देखो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया इज एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि हर एक ऑब्जेक्ट की है टू क्या, रेजिस्ट, अपोज करना स्टेट ऑफ मोशन या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, याद रखना इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। एक पेपर में एक सवाल आएगा कि किसका इनर्शिया ज्यादा है। ऑप्शन आएंगे पत्थर का या फिर एक बॉल का, किसका इनर्शिया ज्यादा है। बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रॉक का। क्यों? बिकॉज रॉक हैज मोर मास, सो इट हैज मोर इनर्शिया। इस वजह से जब हम लात मारते हैं ना, तो फुटबॉल तो मूव कर जाती है, बट कभी गलती से भी पत्थर पे लात मत मारना, क्योंकि पत्थर मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पत्थर का इनर्शिया ज्यादा है। तो पत्थर अगर रेस्ट पे है ना, तो रेस्ट पे रहेगा, चाहे तुम अपना पैर तुड़वा लो, फिर भी वो मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। ठीक है, चलिए, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया हम समझ चुके हैं। अब बढ़ते हैं, न्यूटन बाबा जी को याद करेंगे और बोलेंगे न्यूटन बाबा जी अपना पहला लॉ हमें प्लीज बता दीजिए, है, थोड़ी आपकी कृपा हो जाएगी। तो न्यूटन बाबा आए और उन्होंने अपने पहले लॉ का नाम रख दिया लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या? लॉ ऑफ इनर्शिया। ये लॉ क्या बोलता है, देखना बेटा, अ ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और if in motion will continue moving in a straight line with a constant speed unless a force acted upon it। एक मिनट, जरा एक मिनट देना, पानी पी लूं।
हाँ भाई, क्या बता रहा था मैं? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन बाबा ने यह बोला कि अगर कोई रेस्ट पे है या अगर कोई मोशन में है तो वो अपनी स्टेट को बदलेगा नहीं until and unless एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। और एक्सटर्नल फोर्स भी कौन सी होगी? एक्सटर्नल फोर्स भी होगी अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर आप बैलेंस फोर्स को बेटा अप्लाई करोगे ना तो कोई फायदा नहीं है। बैलेंस फोर्सेस तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक डायरेक्शन में बैलेंस फोर्स इधर लगेगी 10 न्यूटन, इधर लगेगी 10 न्यूटन, तो उससे भी मोशन है रेस्ट की स्थिति तो बदलती नहीं है, तुम्हें भी पता है। तो इसलिए याद रखना, डेफिनेशन में लिख के आना बाय द हेल्प ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मोशन में है, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा until and unless एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ये होता है न्यूटन बाबा का पहला लॉ। क्या ये लॉ हमें समझ आया? क्या ये लॉ हमें समझ आया है ना? बहुत बढ़िया। ये लॉ है आपका न्यूटन बाबा का पहला आपका लॉ। अब इसके ना कुछ एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन हैं, जैसे कि अभी ना आप एक ग्लास को लेकर आओ बेटा, और उस ग्लास अभी कर दो, चाहे तो अभी करो, एक ग्लास लेकर आओ फटाफट से, एक सिक्का भी लेके आ जाओ, सिक्का भी लेके आ जाओ, है ना। एक ग्लास ले आओ और एक सिक्का ले आओ जल्दी। एक ग्लास आ गया, एक सिक्का आ गया, है ना। एक कागज भी ले आओ, एक पेपर, एक छोटा पेपर ले आओ, है ना। अपनी डायरी का पेपर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक पेपर ले आओ, ठीक है। अब उस ग्लास के ऊपर पेपर रखो, पेपर के ऊपर कॉइन रखो, रख दिया, पेपर के ऊपर कॉइन रखो। अब क्या करना है बेटा? अब क्या करना है? अब उस पेपर को जोर से खींचो, जल्दी से खींचना उसको, एक बार फटाफट से खींच के देखो, एक बार फटाफट से खींच के देखो जल्दी। ग्लास नहीं मिल रहा भैया, रुक जाओ ग्लास ही नहीं मिल रहा है। मम्मी पूछ रही है कि ग्लास का क्या करोगे बोल दे फिजिक्स की क्लास चल रही है, मम्मी आज कुछ खतरनाक करा रहे हैं सर फिजिक्स क्लास में। रख दिया, अब उसको खींचो फटाफट जल्दी से। क्या हुआ? क्या हुआ? कॉइन इन दी ग्लास, बहुत बढ़िया, कॉइन इन दी ग्लास। क्या बात है, सबका कॉइन ग्लास में गिरा ना? ऐसा तो नहीं है कॉइन हवा में उड़ रहा है, ऐसा तो नहीं हुआ किसी के साथ? बहुत बढ़िया, क्या बात है, गिर गया कॉइन, वाह जी वाह, वाह जी वाह। अब ये जो मैंने आपको एक्टिविटी कराई, दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ। क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कोई चीज अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। अब देखो कॉइन जो था वो रेस्ट पे था, हमने फोर्स किस पे लगाई? मैंने कागज पे फोर्स लगाई, तो कागज को तो मैंने मोशन में कर दिया, बट जो मेरा सिक्का था वो तो बेचारा रेस्ट में है ना, और उस पे तो इनर्शिया भी है, तो इनर्शिया की वजह से वो मूव नहीं करेगा कागज के साथ, वो नीचे गिर जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी तो गिरेगी, ग्रेविटी तो लगेगी, तो कॉइन सीधा नीचे आ जाएगा, कागज के साथ मूव नहीं करेगा, है ना। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है बेटा। याद रखना, इनर्शिया भी ना 3 प्रकार का होता है, मैं आपको लिखवा भी देता हूं। 3 टाइप के अपने इनर्शिया होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप होते हैं? पहला होता है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना। जब भी कोई चीज मूव कर रही है तो उसके पास होगा इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कोई भी चीज रेस्ट पे है तो उसके पास होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और अगर कोई चीज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसके पास होगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना। इनर्शिया क्या है? एक प्रॉपर्टी है जो कि रेजिस्ट करवाती है कोई भी चेंज से, हमें बदलाव नहीं चाहिए जीवन के अंदर। अब ये जो कॉइन वाला मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया, यहां पर कौन सा इनर्शिया लगा? बताओ मुझे चैट के अंदर। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि कॉइन रेस्ट पे था, उसकी प्रॉपर्टी है वो रेस्ट में रहना चाहता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसकी वजह से कॉइन नीचे ड्रॉप कर जाता है। सबका कॉइन ड्रॉप कर गया? सबका कॉइन ड्रॉप कर गया क्या? भैया ग्लास टूट गया, भैया सिक्का गया, भैया ग्लास टूट गया। अरे क्या हो गया भाई, ग्लास कैसे तोड़ दिया तुमने? ग्लास ही तोड़ डाला तुमने अब मम्मी कह रही है तो मुझे भी पिटवाओगे किसी दिन, तुम्हारे घर वाले कहेंगे फिजिक्स के मास्टर ने ग्लास तोड़वा दिया हमारे घर का, है एक तो बैच लिया बच्चे ने, ऊपर से हमारा ग्लास भी तोड़वा दिया। चलो आप अगला एग्जांपल देखते हैं। Why are the सीट बेल्ट यूज्ड इन कार? हम सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं? देखो, मान लो मेरे पास वैसे भी लेजेंड ऑल्टो है, तो मैं तो 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाता हूँ गाड़ी। तो मैं तो जा रहा था, अचानक से सामने से एक ट्रक आ गया। ट्रक मैं तो उड़ा के भी ले जाता गाड़ी, अपनी तो लेजेंड ऑल्टो है, बट फिर भी मैंने ब्रेक मार दी है। अब जैसे ही मैंने ब्रेक मारे,
तो मेरे पास क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। बट अब गाड़ी मेरी रुक गई। अब गाड़ी मेरी रुकी तो क्या होगा, मेरी जो बॉडी है उसके पास तो इनर्शिया ऑफ मोशन है ना, वो तो सामने ही जाना चाहती है, वो तो चाहती नहीं रुकना। तो मेरी जो बॉडी है वो क्या होगी, वो ऐसे आगे की तरफ जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी आगे की तरफ, क्योंकि मैंने ब्रेक मार दिया। तो इस वजह से आगे की तरफ बॉडी ना जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, सीट बेल्ट को लगाते हैं। ठीक है, तो सीट बेल्ट आर यूज्ड टू प्रिवेंट पैसेंजर फ्रॉम बीइंग थ्रोन फॉरवर्ड। आगे गिरने से बचाने के लिए सीट बेल्ट को लगाया जाता है, बहुत जरूरी है। जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट जरूर लगाएं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अगला देखते हैं। Why does a person standing in a bus falls backward when the bus suddenly starts? देखो बेटा, जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी जैसे ही मैं बस में हूं, बस में मैं ऐसे आराम से खुशी खुशी जा रहा था, बस वाले भैया ने अचानक से गाड़ी चालू करी तो पीछे की तरफ झटका लगता है ना? क्यों? बिकॉज अभी मेरे पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। बट जैसी मेरी बस मूव करने पर जाती है तो अब मैं मोशन में आ गया। अब मोशन को अपोज करने के लिए मेरी बॉडी जो है वो ऐसे पीछे की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो यहां पर भी कॉन्सेप्ट क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। अगला देखते हैं। वाई डू वी गिव मेनी जर्क्स टू वेट क्लोथ्स? कपड़े सुखाए ऐसे झाड़ते हैं, ऐसे ऐसे, क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देखो बेटा, पानी के जो पार्टिकल है ना, उनके पास क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। अब जब मैंने अपने क्लोथ को क्या करा, मैंने अपने क्लोथ को तो मोशन दे दिया, बट पानी के पार्टिकल के पास क्या है, पानी के पार्टिकल के पास तो इनर्शिया है रेस्ट का। तो जो पार्टिकल है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाते हैं, पानी ऐसे नीचे चढ़ जाता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, ऐसे पहले झाड़ देते हैं हमारे कपड़ों को। आया ना, आया ना बेटा? जल्दी बताओ, क्या बात समझ में आई? फटाफट से बताओ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। चलिए बहुत बढ़िया, ये भी समझ में आ गया। अगला देखते हैं। अगला क्या है, Why is the head of hammer tightened by banging the handle? हथौड़ा देखा है, भैया आते हैं वो काम करने वाले घर पे, वो ऐसे हथौड़ा टक 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 करते हैं, है ना, हथौड़े को टाइट करने के लिए। जैसे हथौड़ा पकड़ के ना ऐसे वैसे करते हैं, ऐसे ऐसे देख रहे हो, हथौड़ा पकड़ के वो क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। देखा है कभी ऐसे करते हुए? देखा है ऐसे करते हुए? क्या करते हैं वैसे? इसको करने से क्या होता है कि जब हम नीचे की तरफ क्या कर रहे हैं, इसके पास क्या है बेटा, इनर्शिया ऑफ, बोलो यार क्या होगा जब मैंने एक चीज को पकड़ रखा है, उसके पास क्या, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब मैं उसको मूव करा रहा हूं तो उसके पास क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन आ गया। अब जब मैंने उसको नीचे मारा, जैसे ही मैंने उसको नीचे मारा तो क्या होगा, ध्यान से समझना, अब ये रेस्ट पे आएगा, है ना। तो जो मेरा आगे वाला था ना, ये जो था मेरा, इसके पास क्या है, इसके पास तो बेटा, इसके पास क्या है, इसके पास तो अपना मोशन था, क्योंकि मूव कर रहा था, अभी तो इसके पास मोशन था। अचानक से झटका लगा, ये रेस्ट पे आ गया, और रेस्ट पे आते ही क्योंकि इसके पास इनर्शिया है तो आगे की तरफ क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, नीचे इस डायरेक्शन में आ जाएगा। समझ पाए? तो सारा का सारा गेम किसका है, इनर्शिया का है। डन डन, बहुत बढ़िया। क्या हो गया भाई? आलू चाकू वाला एग्जांपल, बहुत बढ़िया। क्या डार्क डार्क लिखने लगते हो, तुम्हें क्या हो जाता है अचानक से? देखो आलू चाकू वाला एग्जांपल भी बहुत अच्छा है ना। कभी आलू को ऐसे चाकू के अंदर करना, है ना, जैसे आप करोगे तो क्या होता है, वो आलू को अगर आप चाकू को ऐसे पीछे से मारोगे ना, जैसे मान लो ये है, अब मैं इसको मारूंगा ना, तो ऐसे मैं देखो, मैं इसको पकड़ूंगा और मैं इसको ऐसे से मारूंगा, और यहां पर आलू होगा, तो आलू ऑटोमेटिकली क्या होगा, चाकू के ऊपर आता जाएगा, ऊपर आता जाएगा। ट्राई करके देखना, है ना, वो भी ऑटोमेटिक ऊपर आता जाएगा। क्यों? वो भी यही है, इनर्शिया। तो सारी जगह क्या है, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट। बहुत बढ़िया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है हमारा मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को हम लिखते हैं दर्द से। क्या बेटा? दर्द। मोमेंटम हमारे जीवन में दर्द की तरह है। दर्द कैसे आता है भैया? जब वो रिप्लाई नहीं करती, दर्द। अरे वो वाले दर्द की बात नहीं कर रहा यार, मैं कर रहा हूं एक्चुअल वाले दर्द की। तुम्हें मैं दो ऑप्शन दूं, या तो तुम एक बड़े से ट्रक के सामने खड़े हो जाओ जो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है, या फिर मैं तुम्हें बोलूं एक छोटी सी साइकिल के सामने खड़े हो जाओ जो कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है। तो तुम किसको चूज करोगे, ट्रक को या साइकिल को? जल्दी बताओ। है? और जो ट्रक लिख रहा है, बेटा तुम्हारी मेंटल हेल्थ हो चुकी है खराब, तुम जाओ चेक करवाने। बट ऑब्वियस बात है, साइकिल के सामने आएंगे। क्यों? क्योंकि साइकिल के सामने जब हम आएंगे तो हमें दर्द कम होगा। तो मोमेंटम वही दर्द है। मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, है ना,
है ना, मास एंड वेलोसिटी। दर्द किस में ज्यादा होगा, ट्रक के सामने आने में, साइकिल के सामने आने में, ट्रक के सामने आने में? भाई ऑब्वियस सी बात है ना। तो मोमेंटम क्यों, ट्रक का मोमेंटम क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसका मास भी ज्यादा है, उसकी वेलोसिटी भी क्या है, ज्यादा है। इस वजह से क्या होगा, आपको वहां पर दर्द भी ज्यादा होगा। तो याद रखना, मोमेंटम क्या है, इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by moving object and is calculated as the product of mass and velocity। मोमेंटम को हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है mv। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो इसका होगा केजी मीटर पर सेकेंड, यह है इसका यूनिट। डन, जल्दी बताओ। देखो स्मॉल पी मैं तो ऐसे बनाता हूं, तो मेरे, बट मैं इस चैप्टर के लिए पी ऐसे बनाऊंगा, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है? डन, कंफ्यूज मत होना, है ना। बच्चे इसको देख के कह रहे हैं भैया ये तो आपने वो रेजिस्टेंस का रो बना दिया, है ना। जिनको पता है उनको पता है, 10th का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए, अच्छा अब ये बताओ मुझे, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम होगा बेसिकली फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यानी इमेजिन करो, एक सवाल ही मैं आपको दे देता हूं। अब मेरी लेजेंड ऑल्टो थी, लेजेंड ऑल्टो पहले तो मेरी चल रही थी 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, है ना, और इसका मास है 500 kg, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद ये जो मेरी अल्टो थी, लेजेंड अल्टो, इसकी रफ्तार मैंने कर दी 1500 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, और इसका मास तो सेम ही है 500 kg। तो मुझे अब तुम ये बताओ कि यहां पर चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, बताओ जरा। थोड़ा जल्दी बताएं यार, इतना कैलकुलेशन में समय ना लगाएं। आई होप तुम बता भी दोगे जल्दी से। क्या बात है, ओए होए, आंसर आ भी गए। चलो देखो, सिंपल सी बात है, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम फॉर्मूला होता है। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, पीएफ, यानी फाइनल मोमेंटम, वो होगा मास इंटू वेलोसिटी, यानी 500 इंटू 1500, है ना। और इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, इनिशियल मोमेंटम होगा 500 इंटू 1000, ये होगा। और इन दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो आप उसमें, वो हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 500 को मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं, एक बार तुम कैलकुलेट कर लेना बेटा, कितना आ रहा है, 500 इंटू 500, जो कि हो जाएगा 251100, ये आ रहा है क्या बेटा, देखना 25 के आगे 4 0, यही आ रहा है। अलग अलग कैसे आ रहा है सबका, इन दोनों को बेटा सब्ट्रैक्ट करना है, कैलकुलेट करके इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड नहीं सब्ट्रैक्ट करना है। अरे चेंज इन मोमेंटम मांगा है, स्पीड नहीं मांगी, चेंज इन मोमेंटम मांगा है मेरी जान, चेंज इन मोमेंटम मांगा है। मैंने ये नहीं मांगा कि तुम स्पीड कैलकुलेट कर, ये इनिशियल स्पीड, ये फाइनल स्पीड। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 500 इंटू 1000, फाइनल क्या हो जाएगा 500 इंटू 1500। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आंसर आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा तो बेटा मैथ को सही करो अपनी। और एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट होगा केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ जाओ। ये भी बहुत बढ़िया, तुम्हें समझ आ गया, है ना, वरना तुम यही गलती कर जाते आगे के सवालों में, ठीक है। चलिए, अब जैसे कि यार देखो क्या होता है, मोमेंटम, मोमेंटम किस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि मास कितना ज्यादा होगा और वेलोसिटी कितनी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा मोमेंटम होगा, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा क्या होगा आपका, वो होगा, मोमेंटम होगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं और। अ कार ऑफ मास 1500 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20, इतनी कम स्पीड, कैलकुलेट दी मोमेंटम, मोमेंटम निकालो। अच्छा 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 अच्छा, ओहो, एक मिनट देना, एक मिनट दो। अच्छा यहां पर यूनिट नहीं देखे पिछली क्वेश्चन के अंदर, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, एक गलती कर दी बेटा अपन ने, एक गलती कर दी अपन ने, यहां पर ध्यान से देखना। और एक बच्चे ने बताया भी, बहुत अच्छी बात है, कि यहां पर जो स्पीड है ना वो किलोमीटर पर आवर में है,
यहां पर भी किलोमीटर पर आवर में है, या तो आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, बट कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं लिख देता हूं केजी, और क्या आ जाएगा केजी, किलोमीटर पर आवर, है ना। बट मेनली ऐसा कोई सवाल आए तो पहले क्या करना, कन्वर्ट कर देना, डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई कर देना 5/18 से, इसको भी कर देना 5/18 से। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना मत भूलना, जैसे कि अपन अभी भूले, वो नहीं करना है तुम्हें, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देना, उसके बाद ही फाइनल आंसर आप निकालना, वरना दिक्कतें हो जाएंगी, है ना, दिक्कतें हो जाएंगी। क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में थी, ये चीज नोटिस नहीं करी अपन ने। आंसर आएगा क्या, आंसर आता है मीटर पर सेकंड में, है ना, तो स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया करो। ओके जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसको कन्वर्ट कर लिया करो। जैसा अगला क्वेश्चन तो ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में है, तो ये तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर दोगे, इसका मोमेंटम तो निकाल ही दोगे। कितना आ जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी 1500 इंटू क्या है भाई 20, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ओके जी, बहुत बढ़िया, डन जी डन, समझ गए ना, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना रहता है, भूलना मत। एक क्वेश्चन और करते हैं आओ। A ball of mass 500 gram is moving with a velocity of 10 meter per second. After hitting the ball, it rebounds with a velocity of 5 meter per second. Calculate the change in momentum. Change in momentum एक बार निकाल के बता दो भाई। कैसे निकालोगे? एक बॉल है जो कि 500 ग्राम की है, पहले तो उसको केजी में कन्वर्ट कर लो, वो हो जाएगा 0.5 केजी, है ना, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। अब क्या हुआ, इस बॉल को हमने फेंका है विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब एक दीवार पे टकराई, मान लो इस दीवार पे टकराई, और क्या हुआ, ये रिबाउंड करी, यानी ये वापस आई। अब यहां से बॉल तुम्हारी वापस आ रही है विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो तुम्हें बताना है चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया है, तो बता दो एक बार चेंज इन मोमेंटम कितना है, कोई बताएगा चेंज इन मोमेंटम कितना है? बताएगा कोई? सोच लो, इस क्वेश्चन में पहले तुम सोच लो, फिर ही बताना। अगर बिना सोचे किसी ने बताया ना तो फिर तुम पिटोगे आज मुझसे। बिना सोचे क्वेश्चन मत बनाना, आज तुम सोच लो एक बार। जल्दी दिमाग लगा लेना इसमें कुछ, क्योंकि अभी भी तुम गलत कर रहे हो। आ रहा है किसी का? 1 मिनट दो। बहुत बढ़िया, आधे से ज्यादा बच्चों ने इसको दिया है गलत। अब समझना इस क्वेश्चन में क्या करना था। आवाज आ रही है? हाँ, देखो बेटा, यहां पर गलती हमने क्या करी ना, हमने एक मूर्खता कर दी। देखो यहां पर जा रहा था तो हमें पता है इनिशियल मोमेंटम तो होगा मास इंटू वेलोसिटी, जो कि हो जाएगा मेरा 5 केजी मीटर पर सेकेंड। वहां तक तो सब कुछ ठीक था, बट जब आपकी बॉल यहां से वापस आई तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल गई। हाँ कि ना? बोल हाँ या ना। बिल्कुल बदल गई। पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव थी तो इस बार वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है,
तो यानी अब वेलोसिटी नेगेटिव होगी। मैंने तुम्हें बोला था साइन का ध्यान रखना, यहां पर वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। तो यानी यहां पर मोमेंटम क्या होगा 0.5 इंटू -5 जो कि होगा -2.5 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये तो है मेरा फाइनल मोमेंटम और ये तो है मेरा इनिशियल मोमेंटम। फॉर्मूला क्या होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी -2.5 माइनस इनिशियल क्या है 5, तो यह आ जाएगा आपका -7.5 kg मीटर पर सेकेंड, है ना। माइनस का साइन हटा सकते हो और यह है आपका चेंज इन मोमेंटम। क्या है बेटा चेंज इन मोमेंटम। और किसी भी बच्चे ने यह आंसर नहीं दिया, जिसने 7.5 आंसर दिया है ना तुम लोगों का करेक्ट है, बाकी सबका गलत है। इस वजह से इस सवाल को मैं यहां पर लेके आया। ये सवाल थोड़ा टफ साइड का है, स्कूल्स के अंदर नहीं कराया जाता, बट फिर भी फॉर योर नॉलेज, जब भी कोई चीज वापस आती है, रिबाउंड कर रही है, बॉल फेंकते हो वापस आती है, तो वेलोसिटी उल्टी हो जाती है बेटा। वेलोसिटी क्या हो जाती है अपोजिट हो जाती है। इस बात को समझ लेना, ठीक है। बहुत बढ़िया, सही है बेटा, सही है, ऑल गुड, डन 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 डन। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलो कुछ सवाल देखेंगे, कुछ सवाल देखते हैं। अभी उससे पहले एक दो कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं, वापस से आएंगे सवाल की तरफ। ये अपना था अपना फर्स्ट लॉ ऑफ क्या मोशन। अब न्यूटन के सेकंड लॉ क्या बोलता है वो एक बार डेफिनेशन पढ़ो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सुनना बेटा, ये डेफिनेशन क्या बोलती है कि चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम पर यूनिट टाइम, है ना। चेंज इन मोमेंटम, यहां पर एक ये वर्ड लिखा है रेट। रेट का मतलब क्या होता है? द चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ठीक है। द चेंज ऑफ मोमेंटम per unit time is directly proportional to the force applied। जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यह है आपका क्या? यह है आपका न्यूटन जी का व्हाट? आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर के अंदर पूछी जाती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई? मोमेंटम की डेरिवेशन नहीं है अभी, यह अगली डेरिवेशन है। मोमेंटम की डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। मोमेंटम की डेरिवेशन नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। डन, बहुत बढ़िया। अब देखना बेटा, अब देखना यहां पर ना एक डेरिवेशन आ जाती है। वो डेरिवेशन आप ध्यान से समझ लो, मैं आपको डेरिवेशन करा ही देता हूं। जैसे कि अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने क्या लिखा? P final minus P initial divided by time is equals to is directly proportional to force। हाँ है ना, ठीक है। अच्छा, फाइनल मोमेंटम क्या होगा? अगर एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u और फाइनल वेलोसिटी है v, तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होगा? mv माइनस mu डिवाइड बाय t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। हाँ है ना, बिल्कुल बात सही। अब मैं क्या करता हूं, m को कॉमन ले लेता हूं। देखना बेटा, v माइनस u और t तो है ही नीचे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अच्छा, ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है क्या यार? इसको कहीं तो देखा है, सड़क पे चलते फिरते कहीं तो देखा है। ओ, पिछले चैप्टर में देखा था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। बहुत बढ़िया। तो यहां पर मैं लिख दूं मास इनटू एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। और इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेते हैं k। क्या लेते हैं बेटा? k। और k की वैल्यू हम लेते हैं क्या? k की वैल्यू अपन लेते हैं, देखना, फोर्स जो होगा बराबर होगा k m a k। और ये जो k है ना, इसकी वैल्यू हम लेते हैं लेट k इक्वल्स टू 1। क्या लेते हैं? k 1 लेते हैं। तो फाइनल फॉर्मूला आ जाता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये डेरिवेशन, ये फॉर्मूला आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो डेरिवेशन है, जो फॉर्मूला है ना, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए वो लोग,
ठीक है, उतना ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। डन। बताओ, K1 लेते हैं बेटा इसके अंदर, ये रूल होता है यहाँ पे, जब हम के इसके अंदर जो फॉर्मूला होता है इसके अंदर के हमें 1 ही लेना होता है। एक आप ये मान लो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं 1। तो फाइनली जो आपका आंसर आया वो आया फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड दिस फॉर्मूला इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और इसमें बहुत बार सवाल भी पूछे जाते हैं। अच्छा चलो, ये फॉर्मूले पे सवाल तो दिखाता हूं, बट यहां पर ना मेरे मन में एक सवाल आया, कि तुमने देखा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, देखना बेटा, ये तुम्हें याद है बिल्कुल। अब यहां पर दिमाग लगाओ, अगर यहां पर जो टाइम है वो बढ़ेगा तो क्या मेरी फोर्स डिक्रीज होगी? दिमाग लगाओ, जल्दी बताओ, यस या नो, सोचो सोचो सोचो। टाइम नीचे है, अगर टाइम मेरा इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली फोर्स जो होगी वो डिक्रीज करेगी। अगर मेरा टाइम डिक्रीज करेगा तो फोर्स क्या होगी? फोर्स इंक्रीज करेगी। सोचो एक बार, फटाफट से सोचो, दिमाग लगाओ, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बोलो, जल्दी, अरे बोल दे जल्दी। हाँ बहुत बढ़िया, यस। क्योंकि देखो फोर्स और ये टाइम ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि देखो नीचे की तरफ है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टाइम बढ़ेगा फोर्स घटेगी, अगर टाइम घटेगा फोर्स बढ़ेगी, हाँ या ना, हाँ या। अच्छा टाइम है क्या? ये टाइम है मोमेंटम चेंज का टाइम। जैसे कि इमेजिन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दिमाग के एकदम सारे घोड़े खोल के बैठना। देखो अगर ये मेरी एक बॉल थी, उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, अब उसकी वेलोसिटी हो गई 0, अब कितनी हो गई? 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो, और इधर जो टाइम लगा वो था t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये जो मोमेंटम का चेंज हुआ है ना, चेंज इन मोमेंटम का जो टाइम है वही तो t है ना। ये जो t है ये क्या है? मोमेंटम के चेंज में जो समय लगा है वो मेरा t है। अगर मेरा t बढ़ेगा तो जो फोर्स एक्सर्ट होगी वो घट जाएगी, और अगर मेरा टाइम डिक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। क्या ये मुझे यहां से समझ आया? बस इतना बता दो, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जल्दी बताओ, फिर समझा दूंगा अगर नहीं आया तो समझ में, फिर समझा देंगे तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, नहीं आया रुको एक बार और बता देते हैं। देखो बेटा, यहां तक हमें समझ आ गया इस इक्वेशन को देखते हुए कि जो टाइम है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, है ना। अगर टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या होगा? फोर्स डिक्रीज होगी। टाइम अगर डिक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज होगा। ये तो मुझे समझ आ गया। ये टाइम है क्या? पर ये टाइम है मोमेंटम के बदलाव के समय, जो समय लग रहा है ना वो मेरा एक टी है। यानी अगर मेरी बॉल थी जिसकी वेलोसिटी पहले 10 थी, अब 0 हो गई, तो यहां पर एक मोमेंटम में बदलाव आया, तो इस मोमेंटम के बदलाव में जो समय लगा है, जो टाइम लगा है, वही मेरा टी है। अगर ये मोमेंटम के चेंज में ये जो टाइम है ये अगर कम होगा, है ना, मान लो एक बॉल थी वो 1 सेकंड के अंदर 0 वेलोसिटी पे आ गई, है ना, तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होगी ना, एक्सटर्नल फोर्स, वो ज्यादा होगी। समझे? समझे? और अगर एक मेरी बॉल है जिसको 0 स्पीड पे आने में 15 20 50 सेकंड लग गए, तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होगी ना वो ज्यादा होगी, है ना। टाइम बढ़ेगा फोर्स घटेगी, टाइम घटेगा फोर्स बढ़ेगी। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यही आपका कॉन्सेप्ट है बेटा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। चलिए समझते हैं मृत्यु को। है भैया साइंस की क्लास में मृत्यु, मौत, हाँ भाई चलिए समझते हैं मौत को। देखो इंसान की मौत क्यों होती है? मान लो ये चिंटू लाल था, ये बेचारा जीवन से परेशान था, है ना, और ये क्या कर रहा है? ये अब जंप लगा रहा है ना। अरे फनी स्टोरी है बेटा, इमोशनल मत हो। ये बेचारा जंप लगा रहा है। इमेजिन करो यहां पर मैंने एक लोहे का कंक्रीट रखा हुआ है, कंक्रीट लोहे का, तो बेचारा चिंटू लाल जंप लगाएगा और चिंटू लाल गुड बाय टाटा बाय बाय। चिंटू लाल को भैया मृत्यु करा दी हमने, पर कोई बात नहीं, है ना, अभी एग्जाम्पल लिया बेटा, चिंटू लाल जीवित होता है बार बार। देखो क्यों क्यों गया चिंटू लाल? बिकॉज 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 चिंटू लाल की एक वेलोसिटी थी, मान लो चिंटू लाल की वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकेंड, बट जैसे ही वो स्टोन पे चिंटू लाल टकराया ना तो क्या हुआ? चिंटू लाल की वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड, और वो भी बहुत कम समय में। अगर तुम पत्थर पे ऐसे गिरोगे ना तो तुम्हारी वेलोसिटी 0 होने में मात्र 0.1 सेकेंड लगेंगे, ठीक है। तो जो टाइम है वो 0.1 सेकेंड था।
जिसकी वजह से जो फोर्स लगी चिंटू लाल पे वो बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा, है ना। बच्चे लिख रहे हैं RIP चिंटू लाल, मारूंगा तुमको। देखो अब मैं चिंटू लाल का बहुत अच्छा दोस्त था और मुझे फिजिक्स भी आती थी। तो जब चिंटू लाल कूदने जा रहा था तो नीचे मैंने क्या करा, नीचे मैंने बहुत सारी मिट्टी रख दी, बहुत सारी मिट्टी रख दी। स्मार्ट था अपन स्मार्ट। अब चिंटू लाल जैसे ही कूदा ऊपर से, ओ नीचे गिरा, नीचे गिरा तो उसे कुछ नहीं हुआ, वो तो जिंदा है। कैसे जिंदा है अब समझना। मिट्टी क्या होती है, जब चिंटू लाल गिरा तो इसकी वेलोसिटी थी इतनी 50 मीटर पर सेकेंड, बट मिट्टी की वजह से वेलोसिटी 0 होने में टाइम लगा। कितना टाइम लगा? t = 4 सेकेंड्स अज्यूम कर लो, क्योंकि जब आदमी मिट्टी में गिरता है तो अंदर धसता जाता है, धसता जाता है, धसता जाता है, धसता जाता है, और लास्ट में जाके वेलोसिटी आपकी 0 होती है। हाँ है ना, हाँ है ना, है ना। मिट्टी की जगह ट्रैम्पोलिन लगा दो, ट्रैम्पोलिन पे गिरेगा तो ट्रैम्पोलिन नीचे जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, तो 4 से 5 सेकंड लगेंगे वेलोसिटी को 0 होने में, है ना। और मैंने क्या बताया, जब टाइम ज्यादा लगता है मोमेंटम को बदलने में, वेलोसिटी को 0 करने में, तो फोर्स आपकी कम लगती है। इस वजह से चिंटू लाल को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मिट्टी में जब वो नीचे गिरा तो उसकी वेलोसिटी 0 होने में बहुत टाइम लगा, बट यहां पर टाइम कम लगा। जहां टाइम कम लगेगा वहां पर फोर्स ज्यादा लगेगी, और जहां पर टाइम ज्यादा लगेगा फोर्स कम लगेगी। क्या ये बात हमें समझ आई? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी बताओ, क्या ये कॉन्सेप्ट हमें समझ आ पाया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स अप्लाइड। अगर एक चिंटू लाल आपके कंक्रीट पे गिर रहा है तो फोर्स ज्यादा लग रही है, मिट्टी पे गिर रहा है तो फोर्स कम लग रही है। क्यों? क्योंकि टाइम जो है, मोमेंटम के बदलाव के लिए जो समय लग रहा है वो बहुत ज्यादा है, तो फोर्स कम होगी। अगर वो ट्रैम्पोलिन पे गिरता है तो ट्रैम्पोलिन ऐसे नीचे आता जाएगा 5-6 सेकंड तक, तो फोर्स जो आपकी जो वेलोसिटी है, मोमेंटम है, मोमेंटम 0 होने में समय लगेगा, और जितना ज्यादा समय मोमेंटम 0 होने में लगता है उतनी कम फोर्स लगेगी चिंटू लाल पे, और चिंटू लाल मौत को छू के टक से वापस आ गया। समझे? समझे? हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट क्यों बताया, क्योंकि ये ना आपको एक दो सवाल दिखाता हूं, वहां पर आपको समझ में आएगा। कहां गया सवाल? ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये क्रिकेट की दुनिया से भी रिलेट होता है। वाई डू प्लेयर मूव देयर हैंड बैकवर्ड? क्रिकेट में देखा है, जब भी कोई बॉल आती है बहुत ऊपर से, मतलब बहुत हाइट से आती है, तो प्लेयर ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे। देखा है? बॉल हाथ में आई और उसको तो पीछे लेके जाते हैं यहां तक। क्यों? यहां भी तो पकड़ सकते थे, बॉल आई पकड़ ली, बट नहीं, वो ऐसे लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखना बेटा, बॉल की स्पीड बहुत तेज है, बॉल की स्पीड बहुत तेज है। अब बॉल आई, अब अगर मैं बॉल को यहीं पकड़ लूंगा तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और वो भी मात्र 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड से कम के अंदर। तो जो मेरे हाथ पे जो फोर्स लगेगी ना, वो बहुत ज्यादा लगेगी। बट मैं स्मार्ट हूं, मैं क्या करूंगा, मेरे हाथ में जैसी बॉल आएगी तो अपने हाथ को पीछे लेता जाऊंगा, पीछे लेता जाऊंगा। तो 3 से 4 सेकंड में लूंगा वेलोसिटी को 0 करने के लिए, और जब मैंने वो 3 से 4 सेकंड लिए तो उससे क्या हुआ, फोर्स जो थी वो कम हो गई, और जब फोर्स कम होगी तो मेरे हाथ पे चोट भी नहीं लगेगी, मेरे हाथ भी सही सलामत बच जाएंगे। इस वजह से क्रिकेटर क्या करते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, जो कि तुम्हें पता नहीं। आज तक तुम क्रिकेट खेलते आ रहे थे, तुम भी ऐसे पकड़ते हो, पर तुम्हें पता ही नहीं था कि यहां पर भी साइंस है, यहां पर भी कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम है। मोमेंटम 0 कराने के लिए जितना ज्यादा समय लगोगे उतना ज्यादा, उतनी कम फोर्स होगी। पढ़ो। By moving their hand backward, player increase the time taken to stop the ball. This reduces the force exerted on their hands. बहुत बढ़िया। It is explained in the Newton's second law. बहुत सही, समझे? समझ गए, है ना। चलो, ये हुई कुछ बात, है ना, ये हुई कुछ बात। देखो, why are injuries more severe when falling on a concrete wall than on सैंडी सरफेसेस? क्यों? बिकॉज मोमेंटम 0, जब कॉन्क्रीट वॉल पे कोई गिरता है तो भाई मोमेंटम 0 तो बहुत कम समय में हो जाता है, बट जब सैंडी मिट्टी वाली जगह पे गिरता है तो मोमेंटम 0 होने में टाइम लग जाता है ना, जिस वजह से फोर्स कम लगती है। अगला, व्हाई डज कंटिन्यूअस पुश ओवर टाइम हेल्प टू एक्सेलरेट अ कार? अच्छा, मान लो जब मान लो मेरी ऑल्टो खराब हो गई, अब मैं ऑल्टो को ना धक्का देते जाऊंगा थोड़ी देर तक, थोड़ी देर तक, थोड़ी देर तक, और ऑल्टो खुद ब खुद थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा ही होता है, गाड़ी खराब हो जाती है तो धक्का देते हैं, यही करा होगा सबने। अब हम धक्का क्यों देते हैं, है ना? एक छोटे से धक्के से गाड़ी क्यों नहीं चलती? क्योंकि जब
गाड़ी को हम लंबे समय तक ऐसे 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 धक्का दे देते हैं तो गाड़ी के पास एक मोमेंटम आ जाता है। उसके पास मास तो है ही, वेलोसिटी भी आ गई। अब जब उसके पास एक मोमेंटम आ जाता है ना तो क्या होता है, उसके पास एक मोमेंटम आ गया और तुम्हें पता है जब भी एक बॉडी क्या होगी, बोलो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट बोलो, मोशन में है तो मोशन में ही रहने की कोशिश करती है और आपके इंजन्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहां पर कॉन्सेप्ट आपका लगता है मोमेंटम का और इनर्शिया का। ठीक है, डन, यहां तक सब कुछ क्लियर है। अच्छा, वो मास और एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन करें अगला, वो मास और एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन करेंगे अभी फोर्स के, रुक जाओ। अगला, व्हाई डज अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हर्ट स्पेक्टेटर मोर देन द टेनिस बॉल। अच्छा, क्रिकेट में जो वो बॉल आती है किसी के लग जाती है तो बहुत तेज लगती है, बट जब टेनिस की बॉल आती है तो किसी के चोट नहीं लगती, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि क्या बताया मैंने अभी आपको, बोलो। अभी हमने पढ़ा कि जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मान लो एक्सेलरेशन तो दोनों बॉल का सेम है, बट मास भी तो इंपॉर्टेंट है। बॉल का जो क्रिकेट वाली बॉल है उसका मास ज्यादा होता है, टेनिस बॉल का मास कम होता है, तो उससे फोर्स भी कम एक्सर्ट होती है। तो इट डिपेंड्स ऑन देयर मास। डन बेटा, आगे बढ़ा जाए। चलो कुछ मास एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट के सवाल करते हैं। करो भाई। A force of 10 Newton act on a body of mass 2 kg, calculate its acceleration। एंड कर रहे हैं बस, अब सवाल कर रहे हैं और छुट्टी करेंगे। और कल अपना थर्ड लॉ ऑफ मोशन कराऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा और एनवाईक्यू तुम्हें दे दिए हैं। कल तुम एनवाईक्यू सॉल्व करके आओगे, 15 ही सवाल है। कल ही क्लास में एनवाईक्यू डिस्कस करूंगा और इस चैप्टर को भी फिनिश हम कर देंगे कल ही। ठीक है, इसके बाद अगला चैप्टर कौन सा करें वो तुम मुझे चैट में बता देना। सिंपल है, फोर्स 10 न्यूटन है, मास 2 kg है, एक्सेलरेशन बताना है। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। 10 न्यूटन इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया, 5 आ गया। अच्छा मुझे एक बात बताना अभी चैट के अंदर, तुम्हारे स्कूल के अंदर जो फाइनल एग्जाम हो रहे हैं, जो कि जनवरी फरवरी में हो रहे हैं, उनके अंदर क्या तुम्हारी 9th क्लास का पूरा सिलेबस आ रहा है? यस या नो? क्या पूरा सिलेबस आ रहा है? पूरा इतना सेंस समझते हो? पूरी किताब आ रही है या फिर आधी किताब आ रही है? अगर पूरी आ रही है तो यस लिखो, नहीं आ रही है तो नो लिखो। ठीक है, अगला सवाल। A ball of mass 0.5 kg, experience and acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, find the force applied। फोर्स क्या होता है बेटा? मास इंटू एक्सेलरेशन, तो वो होगा 0.5 इंटू एक्सेलरेशन है 4, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 2 न्यूटन। 2 न्यूटन आएगा सबका आंसर। यस 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 यस। अच्छा पूरा सिलेबस आ रहा है सबका, चलो बढ़िया बात है। कुछ बच्चों का नहीं भी आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, A body of mass 5 kg changes its velocity from 2 meter per second to 8 meter per second in 3 seconds. Find the force applied। बहुत बढ़िया सवाल है, ट्राई करो। बढ़िया तो क्या कर रखा है, मोशन में भी कर रखे हैं ऐसे सवाल। सिंपल है बेटा, इसमें तो कुछ खास नहीं है। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 8, इनिशियल कितनी है? 2, समय कितना लग रहा है? 3 सेकंड, तो कर दो 6/3 जो कि हो जाएगा 2। तो एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फोर्स आ जाएगा मास, मास कितना है? 5 kg इंटू 2, तो ये आ जाएगा आपका 10 न्यूटन। 10 न्यूटन क्या सबका आ गया? वाह रे वाह, ओए होए होए होए, इतने होशियार हैं? इतने होशियार कब हो गए तुम यार? आजकल बच्चे स्मार्ट हो गए हैं लगता है, क्या बात है। चलो भाई फटाफट से वो करा जाए, कुछ कुछ एपीएल खेली जाए, एपीएल खेली जाए, एपीएल के कुछ सवाल लगाते हैं, फिर अपन फटाफट से एंड करते हैं आज के इस चैप्टर को। एक तो एपीएल में नंबरिंग उल्टी सीधी कर रखी है। व्हाट हैपेंस व्हेन द बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट। क्या होता है जब एक बैलेंस फोर्स एक्ट करती है? अगले क्वेश्चन से पोल दूंगा बेटा, इसका आंसर तो अभी बता दो। बैलेंस फोर्स जब भी एक्ट करती है तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बहुत बढ़िया,
सबने बी आंसर दिया है। अगला सवाल देखते हैं, और इसको मैं दे रहा हूं किसके अंदर, आपके पोल के अंदर। तो ये आपका सवाल है मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, और ये मैं दे रहा हूं पोल। पोल जी प्लीज चल जाइएगा, पोल जी प्लीज पहुंच जाइए सब तक, प्लीज पोल जी प्लीज। बच्चे आज पूछेंगे भैया पोल नहीं, पोल पहुंचा नहीं पहुंचा, देखते हैं। बहुत बढ़िया, सबका पता है मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, बी विल बी इट्स आंसर। सही है बेटा, पोल आ गया सबको, अभी आंसर देखेंगे पोल में। अगला सवाल, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया, ये भी हम सबको पता है, न्यूटन के पहले लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। अगला सवाल, डिफरेंशिएट बिटवीन बैलेंस फोर्सेज एंड अनबैलेंस फोर्सेज, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, 3-4 डिफरेंसेस थे, आई होप वो आप सबने क्या करा होगा, वो आप सबने बता दिया होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। रिजल्ट देखा जाए कितने प्रतिशत, 72% बच्चों ने दिया है बी। जिन जिनने ए दिया है खुद के गाल पे एक थप्पड़ लगा लेना। अगर तुम इतनी मूर्खता अब भी कर रहे हो ना, इतनी मूर्खता अगर तुम अब भी कर रहे हो कि तुम्हें पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था, तो भाई एक एक थप्पड़ तुम डिजर्व करते हो, खुद ही लगा लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, एक्सप्लेन इनर्शिया एंड इट्स टाइप विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। इनर्शिया क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट द सेम स्टेट, है ना, अगर until and unless the external unbalanced force is applied on it। अब इनर्शिया कितने टाइप की होती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक एक एग्जांपल यहां पर आप दे सकते हो। आगे बढ़ा जाए, a truck and a car are moving with the same velocity, which one will have more momentum। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बेटा मास इनटू वेलोसिटी। किसको मास ज्यादा है, ट्रक का या फिर, बोलो बोलो बोलो, ट्रक का या फिर कार का, बोल दो। हाँ बहुत बढ़िया, किसका, ट्रक का, तो आंसर क्या होगा, ट्रक का होगा। अगला, अ बॉल 2 kg is moving with a velocity of 10 meter per second, calculates its momentum if the velocity changes to 5 meter per second, find the change in, क्या, change in momentum। change in momentum आपको निकालना है बेसिकली, निकाल दोगे, निकाल दोगे क्या, अच्छा निकाल ही रखा है यहां पर, ये तो बड़ा सिंपल है, अभी ऐसा एक क्वेश्चन करा था, कर दो एक बार, सॉल्व कर लो खुद से, करवाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, जल्दी फटाफट। बहुत बढ़िया, सबका आंसर एकदम सही आ रहा है, जो कि यहां पर लिखा भी हुआ है, चेंज इन मोमेंटम आएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड। सही है, सबने निकाल दिया, सिंपल था ये तो मैंने आपको करा भी रखा है। अगला, एक्सप्लेन व्हाई सम लीव्स में फॉल फ्रॉम द ट्री व्हेन इट्स ब्रांच इज वायलेंटली शेकन। एक पेड़ है, उसको मैं हिलाया जा रहा हूं, हिलाया जा रहा हूं, हिलाया जा रहा हूं, तो क्या होगा, तो पेड़ की जो छोटे छोटे पत्ते होती है ना, पत्ती गिर जाती है, क्यों, बिकॉज, बोलो बोलो, लीव्स हैव इनर्शिया ऑफ रेस्ट, उनको रेस्ट पे रहना है, उनके पास इनर्शिया है रेस्ट का, बट हम ब्रांचेस को हिला रहे हैं, जो हम ब्रांचेस को बेटा हिला रहे हैं ना, तो उससे क्या हो रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में उन्हें रहना है, बट वो मूव कर रहे हैं, जिनकी वजह से वो क्या करते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। सेम एग्जांपल है, जब पेपर को खींचा तो कॉइन नीचे गिर गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। सही है, तो आई गेस यहां पर आपके सारे सवाल हो गए हैं, ये वाले भी समाप्त, और यहां पर आपका ये चैप्टर भी हो जाता है समाप्त, चैप्टर नहीं हुआ है, सॉरी, चैप्टर आपका एक लॉ और बचा है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी बचा है, वो हम कल करेंगे, और कल ही हम NYQ भी सॉल्व करेंगे। कृपया